नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 से 5 तक सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करेंगे, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा तीनों परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। संख्याओं 96404 का एचसीएफ कितना होगा? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एचसीएफ अगर आपको निकालना है 96 और 404 का, तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 4 टाइम जाएगा, फिर जाएगा ये भाई 8 टाइम। फिर इसको देखेंगे तो ये 2 से जाएगा 2 बार, 0 फिर 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा भाई 2 बार, फिर जाएगा 4 बार, ये 1 0 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 बार जाएगा, ये 1 0 1 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, ये 1 0 1 यूं ही रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, फिर ये 1 0 1 यूं ही रहेगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 0 1 रहेगा। इसके बाद 1 0 1 से डिवाइड करेंगे 1 1 आएगा। देखिए, एचसीएफ वे संख्याएं होती हैं जिनसे दोनों संख्याएं विभाजित हुई हैं। तो देखो, इस 2 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हुई हैं, इस वाले 2 से भी दोनों संख्याएं विभाजित हुई हैं। इस वाले 2 से केवल 48 विभाजित हुआ है, 101 24 विभाजित हुआ है, 101 विभाजित नहीं हुआ भाई। तो ये संख्या एचसीएफ में काउंट नहीं होगी, केवल 2 × 2 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होता है भाई? आप देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याओं के गुणनफल में एक रिलेशन का फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा। देखिए, दो संख्याएं a और b अगर हैं, तो a इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a इंटू बी का मल्टीप्लाई हमको दिया हुआ है 32। इसी के साथ आपको एलसीएम 8 दिया है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। यहाँ से 8 से 32 को डिवाइड करेंगे 4 बार, तो 4 यहाँ बचेगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ का मान अपने पास 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी के साथ देखें, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो √2 अपरिमेय है। ये नहीं है इसलिए क्योंकि 2 इसका मान होगा, इसका मान हो जाएगा 3 और ये तो रूट से बाहर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या है? तो वही 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में जो संख्या कॉमन निकलेगी वही इनका क्या है, एचसीएफ। तो 5 इसका राइट आंसर होगा। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। देखिए, 140 आपके पास दिया हुआ है, इसके फैक्टर निकालेंगे तो 70 बार जाएगा, फिर 35 बार जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 आ गए। अगर इनको पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 हो जाएगा, या 5 × 7 रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q, दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ab² और q बराबर a³ के रूप में व्यक्त किया जाए, तो a और b अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम pq क्या होगा? देखिए, आपके पास p का मान कितना है भाई? ab² एंड q का मान आपके पास कितना है? a³। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो भाई इसमें से जो बड़ी पावर है उनको लिख दो। बड़ी पावर से मेरा मतलब a की सबसे बड़ी घात क्या है दोनों में, और b की सबसे बड़ी घात क्या है वो लिख दो। तो a की सबसे बड़ी घात aq है इसमें और इसमें, ठीक है। b की सबसे बड़ी घात 2 है, तो a³b², ये संख्या का एलसीएम हो जाएगा a³ b²। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
अगर यही क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता तो आप छोटी वाली घातें लिख देते दोनों में से, तो आपका आंसर सही हो जाता। आई होप चैप्टर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। चैप्टर 2 आपके सामने है बहुपद पॉलिनोमियल्स। यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और इसका मान होता है -b/a। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बहुपद एक्स वर्ग -3 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालने के लिए बहुपद के इक्वल में 0 रखेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 3, एक्स का मान आ जाएगा √3, वो भी प्लस माइनस में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा? तो आप देखेंगे ए एक्स प्लस बी का शून्यक चाहिए, बराबर में 0 रखेंगे, ए एक्स यहीं छोड़ेंगे, बी को इस तरफ लाएंगे, माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर -b, ए बटे में जाएगा तो -b/a, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? जितने बिंदुओं पर x अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए इसके शून्यक भी 2 हो जाएंगे। अगर 4 पर करता तो 4 हो जाते। द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक क्या होंगे? अगर इसको आप सॉल्व नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप देखिएगा तीनों मान प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, साथ में ये भी प्लस का है। जब तीनों ही वैल्यू प्लस प्लस की हैं तो दोनों शून्यक नेगेटिव आएंगे, दोनों शून्यक माइनस माइनस के आएंगे, और हमें केवल ऑप्शन बी में दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना सॉल्व करे भी अगर आप इसको लिख के आएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, आंसर आपका 100% सही होगा। बात करते हैं चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी जितने हम क्वेश्चन करने वाले हैं उन सभी के आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी क्वेश्चन आपको कोई मिस नहीं करना है क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं भाई। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 तो समीकरण निकाय का अद्वितीय होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। यदि रेखीय रेखाएं संपाती हों तो समीकरण निकाय के कितने हल होते हैं? देखिए जब रेखाएं संपाती होती हैं तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। x प्लस 2y बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा? हमारे समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5, इसमें x का मान हमें 1 रखा, प्लस का 2y बराबर 5, तो 2y बराबर 4 हो जाएगा, ये 1 इधर आके माइनस, तो y बराबर कितना आएगा? 2। आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी के साथ अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बट बराबर ना हो c1 बटे c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 में यदि 12 का मान y का मान 0 तो x का मान क्या होगा? देखिए 2x प्लस 3 y का मान रखेंगे 0 बराबर में 12, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर आ जाएगा 6। आंसर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर? इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है एंड x माइनस वाई बराबर 4 है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो x और x 2 हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे 14 और 4 हो जाएगा 18, x का मान हमारे पास कितना आ गया? 9। x का मान जो आया वो हम रख देंगे समीकरण 2 में, x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना था? 4 था। यहाँ से x का मान रखना है भाई 9 एंड माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 9, माइनस वाई बराबर -5 एंड वाई बराबर हो जाएगा 5।
तो x का मान 9 और y का मान 5 देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर होता है। तो विविक्त कर क्या होता है भाई? विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर वी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देख लो वी स्क्वायर माइनस 4ac आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए में। ये करेक्ट हो जाएगा। यदि विविक्त कर d ग्रेटर देन 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते, है ना। 3 कंडीशन होती है कि d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, d लेस देन 0 मूलों का अस्तित्व नहीं होगा या मूल काल्पनिक होंगे, और अगर d बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है? कितने घात वाला समीकरण है? द्वि, द्वि माने 2, तो चर की घात भी कितनी हो जाएगी? 2। समीकरण x-2 प्लस एक्स प्लस 1 x-2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य के होंगे या मूल क्या होंगे? देखिए, जब भी आपसे शून्य या मूल ज्ञात करने के लिए पूछे तो आप उनको बराबर में रखेंगे 0 के। जैसे एक हमारे पास समीकरण है x-2, इसको 0 के बराबर में रखो तो इससे एक मूल आ जाएगा 2। इसके बाद एक हमारे पास गुणनखंड है x प्लस 1, इसको 0 के बराबर में रखेंगे, इससे x का मान आ जाएगा -1। 2 कोमा -1 ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। द्विघात समीकरण x वर्ग माइनस 4x प्लस 4 के विविक्त कर का मान क्या होगा? तो देखिए विविक्त कर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पे b का मान -4 है, c का मान 4 है एंड a का मान कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। मान हम यहाँ पे रख देंगे तो बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1 रखेंगे, c का मान 4, तो d बराबर हो जाएगा 16 माइनस 16 यानी d का मान हमारे पास 0। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो विविक्त कर d बराबर होता है 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ आप देखिए चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। समांतर श्रेणियां AP3 1 -1 -3 का सारवंतर क्या है? तो सारवंतर D का सूत्र होता है A2 A1। तो D बराबर ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3। A2 माने 1 माइनस A3 माने 3, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 आएगा और ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो a का मान 10 है, d अगर आप निकालेंगे तो -3 आएगा क्योंकि 7 में से 10 को घटाएंगे और 30वां पद पूछ रहा है यानी A30 का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा A30 का मतलब होता है a + 29d। तो A30 बराबर a का मान आपके पास 10 है प्लस 29, d का मान है -3 एंड A30 बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 87। A30 बराबर हो जाएगा माइनस का 77। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी AP का nवा पद या an ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? a + n-1d। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा? चलिए भाई इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं, बढ़िया सा प्रश्न है। हाँ जी, 11वां पद आपसे पूछ रहा है कि -3 -1/2 और फिर प्लस का 2। तो पहले तो हम इसका d निकालेंगे भाई। d का मतलब वही कि A2 माइनस A1, तो A2 का मान यहाँ -1/2 है और A1 का मान -3 है, जिससे ये हो जाएगा प्लस का 3। तो d बराबर आएगा 5/2, 3 दूनी 6, 6 में से एक जाएगा 5/2। ठीक है भाई। अब पूछ रहा है कि 11वां पद यानी A11 का मतलब होता है a + 10d। तो a का मान हमारे पास -3 है प्लस 10, d का मान हमारे पास 5 है, बटे में 2। 2 से ये कट जाएगा 10 बार, 10 कट जाएगा 5 बार, 5 बार 25 में से 3 जाएगा 22 आंसर आएगा भाई। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। n धन प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n + 1/2। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए पिछले वर्ष ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था।
ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो B का मान होता है A+C/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बीच वाला पद दोनों पदों के योग के बराबर होता है। योग मतलब उनके एवरेज के बराबर होता है, औसत के बराबर, ठीक है ना। तो योग में 2 का डिवाइड करेंगे, औसत निकल कर आ जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने आज करे हैं वो सारे ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से, साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन अच्छे से दोबारा तैयार करेंगे। और इन सभी प्रश्नों के जो आंसर शीट है वो हमने नीचे दी गई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर चैप्टर वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। ये उत्तर कुंजी रही, ठीक है ना भाई। चलिए, बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।